अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का, कहानी का पार्ट 3 सुनने के लिए आप बेचैन हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्ट आज का जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक बात शेयर करूं। कल भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, आज एक और लोकेशन। अरसलान हाशिर मेरे साथ इस वक्त हैं, अब्दुल मन्नान मेरे साथ इस वक्त हैं। दोनों मैं चाहूँगा बाद में वो मेरे साथ आके भी बैठ जाएँ। इसी जगह पे ही क्यों आके बैठा हूँ, क्योंकि कल जब हम यहाँ पे मौजूद थे और मैंने एक वीडियो बनाई है जो अभी आप लोगों ने नहीं देखी, हफ्ते की रात को पाकिस्तानी टाइम 8 बजे आप उस वीडियो को देखेंगे, जिसमें मैंने जिस तरह मैं ज़िंदगी में करता हूँ, ऐसी वीरानों पे, ऐसी जगहों पे, ऐसी खामोशी वाली जगह पे मैं जाके बैठता हूँ। इस खामोशी की ज़बान क्या है, इससे मैं कैसे बातें करता हूँ। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपने वजूद से निकल गया था। मैं बैठा हुआ था, लेकिन मेडिटेशन क्या होती है कि मैं अपने वजूद से निकल के कहीं और चला गया था। जब इस तरह की भी वीडियो रिकॉर्ड की एडवांस में मैंने, तो उसके बाद मेरे दोस्त सफदर और अरसलान बोला भाईजान कुछ दिखाएं ज़रा। तो हम लोग छेड़खानी करना शुरू हो गए। मैं पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ाई करना शुरू हो गया कि यहाँ जो भी छुपी हुई मखलूक है हमें साइन दे सके, हमसे बात कर सके। और तो कुछ नहीं हुआ। जो एक अरसलान का इस तरह का बड़ा सा एक पैकेट था, जो इस वक्त भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये चिप्स का बड़ा सा पैकेट था। हम लोग खाने के लिए जब भी आते हैं कुछ तरह की चीज़ें ले आते हैं। जब थक जाता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 घंटा, तो मुझे कोई हल्की फुल्की चीज़ खाने के लिए चाहिए होती है। तो एक हैरत की बात यह है कि जिस वक्त लास्ट टाइम अरसलान कहते हैं मैंने उसको देखा है, मेरा पैकेट रखा हुआ था जिस जगह पे मैंने, और आप जब उसको बुला रहे थे जिनात को और इशारे मिल रहे थे, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि अगर हम कैमरा उस वक्त ऑन कर लेते और आपके लिए रिकॉर्डिंग करते तो शायद वो मखलूक जो हमें अपना आप साइन दे रही थी, हमसे बात कर रही थी, अपना महसूस करा रही थी, फिर उस तरह महसूस ना कराती। तो उन्होंने जाते हुए अरसलान का पैकेट भी साथ दे गए। मैं चाहूँगा अरसलान एंड में आपको खुद से बताएं। तो इतना मज़ा आया कि आज भी मैंने कहा वहीं पे ही चल के कहानी रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है आज भी वो मखलूक आ जाए, और कहानी के दौरान भी हो सकता है कि वो अपना आप महसूस करा दे। कल तो उन्होंने बहुत क्लियर हमें महसूस कराया था। मुझे पता है, मैं आप लोगों से अभी बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो मैं चाहूँगा मेरी कहानी के बीच में जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे ऊपर दरख्त पे मौजूद हैं, बात कर रहे थे, बात का जवाब दे रहे थे, कहानी के दौरान आप ज़रूर, मैं चाहूँगा, हमें इशारा दें। ठीक है जी। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का पार्ट 3, रानी की कहानी, उस जिनात की बेटी की कहानी जो एक अपने कबीले के सरदार की बेटी, हवा में उड़ते हुए नीचे निगाह पड़ती है तो एक शख्स को लाचारो बेयारो मददगार लाचार बैठा देखती है, तो वहीं नीचे उतरती है और उसी के साथ ऐसा अटैच होती है जो कल की कहानी में आपने पार्ट 2 में सुना। पार्ट 3 मुझे खुद सुनते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि रानी ने उससे फरमाइश की थी। पार्ट 2 में आपने सुना कि तुम अपनी वाइफ के पास जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे इस तरह प्यार कर बैठी हूँ, इस अंदाज में तुमसे कि तुम्हारे साथ अटैच हो गई हूँ कि अब मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ है। मुझे पता है ये इतना बड़ा रिस्क है जो मैं लेने जा रही हूँ। एक जिनजादी, वो भी अपने कबीले के सरदार की बेटी, जब इस तरह का कोई फैसला करे कि आदमजात से, जो मट्टी से बना है और हम आग से बने हैं, जब हम आदमजात से प्यार कर बैठते हैं तो हमारे बस में नहीं होता प्यार करना, लेकिन उसकी सज़ा क्या होती है जानती ज़रूर हूँ, मुझे बताई भी गई है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ कि आग से बनी हुई मखलूक हूँ, उसके बावजूद आग से खेल रही हूँ। प्यार होता ही इतना जालिम है कि फिर मौत की भी परवाह नहीं रहती। मैं उस स्टेज पे चली गई हूँ। वो एक पहलवान था, अपने इलाके का मशहूर पहलवान, 2-3 लोगों को पिछाड़ देता था, उठा के पटक देता था। क्या वो बच्चे की रोने की बात है? लेकिन जिन्नात को काबू करने का शौक था, एक मुअक्कल बनाना चाह रहा था, उसी के लिए उसने चिल्ला किया था। और आज एक दीवानी, एक आशिक उसकी हो चुकी थी और कह रही थी उससे कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हारे सामने है, बगैर चिल्ला किए मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुम्हारे मुंह से मुझे इकरार चाहिए कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो।
उसी चारपाई पे बैठे हुए रानी ने उससे कहा, जाने से पहले आज मैं तुम्हें एक बात कह के जा रही हूँ, कुछ दिनों तक मैं दोबारा वापस आऊँगी और तुम्हें अपने साथ अपनी उस आबादी में लेके चलूँगी जो एक अलग दुनिया है, तुम इंसानों से भी अलग दुनिया। मुझे भी नहीं पता कि ये करना ठीक होगा या गलत होगा। मेरे बाबा इस बात पे बहुत गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि कबीले की सरदार और उसकी बेटी एक जुर्म ऐसा करे तो उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अब फैसला कर चुकी हूँ, मेरा जीना मरना अब तुम्हारे साथ है। बस एक बात का ध्यान रखना, एक हफ्ते के करीब मैं वापस आऊँगी, लेकिन मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करके भी जा रही हूँ और सख्ती से भी कह के जा रही हूँ, अपनी बीवी के करीब मत जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस यूँ समझ लो तुम्हारे ऊपर हर वक्त मेरी निगाह होती है, तुम मेरी निगाहों से कभी भी ओझल नहीं होते। उसके बाद उसने कहा, अब टाइम ऐसा हो रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए। वो चली तो गई, लेकिन वो अब शदीद परेशान था। एक आदमजात बहुत खूबसूरत तो नहीं था, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, दिल का बहुत अच्छा था, एक ज़बरदस्त किस्म का पहलवान था, नेक नमाजी परहेजगार था। किस जिंदगी की डगर पे चल पड़ा था कि उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ तो रहा था, लेकिन मुसलसल उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो रानी कह गई थी कि मैं ना होते हुए भी तुम पे निगाह रखूंगी, बीवी के करीब मत जाना। और वो इस बात को समझ रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो मेरी ऊपर इतनी मेहरबान है, जिस अंदाज में वो मुझ पे फिदा है, वो जिस अंदाज में मुझे बचा के पहाड़ों से दरबार तक उसने पहुंचाया, और जिस तरह वो चूड़ियों की खनखनाहट से मेरे सामने शर्माती हुई आती है, तो मैं पहली दफ़ा ही इशारा तो समझ गया था कि ये शर्माना और इस तरह खनखनाती चूड़ियों के साथ इस तरह सामने आना आसार बताते थे कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जो आई है सामने जिस अदा में, ये वो अदा है, वो भी जवानी से गुज़र चुका था कि जवानी में जब किसी लड़की से प्यार होता है तो लड़की शर्माते हुए किस तरह सामने आती है। अब वो कोशिश कर रहा था, बच्चों को तो प्यार दे रहा था, बीवी के साथ भी बैठता था। जैसे ही रात होती थी, वो फौरी तौर पे बीवी से कहता कि मुझे पानी लगाना है और मैं ज़मीनों पे जा रहा हूँ, और वो ज़मीनों की तरफ चला जाता। जब वो ज़मीनों की तरफ जाता तो वहाँ पे बैठ के मुसलसल वो सोचता क्या था, वो यही सोचता था, अपनी इस बीवी के साथ मैंने ज़िंदगी के जो सफ़र गुजारा है बहुत ही खूबसूरत गुजारा है। उसने कहीं मुझे मौका नहीं दिया नाराज़गी का, उसने मेरी हर बात, हर ख्वाहिश का एहतराम किया, और यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत का ये सबूत दिया कि उसको पता भी चल गया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बावजूद उसने कहा, मेरे लिए उसकी यादें ही काफ़ी हैं। मैं कौड़े खान से इतना प्यार करती थी कि अब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि मैं किसी और की हो जाऊं। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी कौड़े खां के ही यादों के सहारे गुजारूंगी। जब वो ये उसकी ये वफ़ा और ये बातें देखता था और उसका ज़िंदगी का गुजारा हुआ सफ़र के बारे में सोचता था, तो वो परेशान हो जाता था। एक तरफ वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जो किसी भी बशर की हो सकती है कि एक जिनज़ादी खुद उसके पास आई थी गुलामी करने के लिए, वो उससे इश्क कर बैठी थी, ऐसी गुलामी करने के लिए जिससे वो इसकी एक ऐसी ताबे थी, वो जो मुंह से निकालता उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती। और अब बगैर चिल्ला किए वो खुद उसके पास आ गई थी, लेकिन अब फैसला ये करना था कि उसने बीवी से दूर होना था। उसने वो अपनी ज़िंदगी के 5-6 दिन बहुत शशो पंज में गुजारे, बहुत परेशानी में गुजारे, यहाँ तक कि आखिर वो आ गई। बीवी से दूर
उस रात भी वो ज़मीनों के बीच में चारपाई डाले लेटा हुआ था कि उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी, एक खनखनाती हुई लड़की की खांसने की आवाज़, जो मुतवज्जो करने के लिए जान के इस तरह आवाज़ निकाली जाती है। और वो फौरी तौर पे चौंक गया, ये कोई और नहीं रानी ही होगी। उसने फौरन आगे देखा, पीछे देखा, कहीं पे भी वो नहीं थी। तो उसने कहा, कौन है भाई? तो फिर से वही आवाज़ आई। तब उसको दूसरी दफ़ा खांसने पे क्लियर हो गया ये रानी की आवाज़ है। तो बोला, मुझे पता है रानी तुम हो, सामने आओ। और जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहा तो उसने देखा बिल्कुल आंखों के सामने ही रानी, जो गायब थी, उसको नज़र नहीं आ रही थी, वहीं पे खड़ी हुई थी। रानी बोली, आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। मैं तुम्हें जो बात कह के गई थी, तुमने इतना मेरा ख्याल किया मेरी बात का कि पूरी रातों को तुम घर ही नहीं जाते थे, यहाँ आके सोते रहे। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ और आज तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। क्या तुम अपने घर वालों को बता चुके हो? तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये बात तो मेरे भी जहन में नहीं थी कि घर वालों को बताना है। तो उसने कहा, नहीं। तो उसने कहा, मैं तो तुम्हें कह के गई थी कि मैं आऊँगी कुछ दिनों के लिए, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगी। उसने कहा, मैं ये समझा था शायद हम रात को ही जाएंगे और रात को ही वापस आएंगे। उसने कहा, नहीं, तुम कुछ दिन मेरे साथ गुजारोगे। बेहतर यही है कि अभी तुम अपनी बीवी को बता सकते हो। उसने कहा, नहीं, इसी वक्त मैं अपनी बीवी को बताऊंगा, वो शक में पड़ जाएगी। फिर एक मेहरबानी करो, कल का रख लो, कल रात को हम चलेंगे। रानी ने कुछ देर खड़े होकर सोचा और उसके बाद कहा, ठीक है, कल मैं इसी टाइम फिर से आऊँगी। कुछ देर उसके साथ खड़ी रही, बातें करती रही, चली गई। अगले दिन शाम के टाइम उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे एक काम के सिलसिले में दोस्त के साथ कहीं जाना पड़ रहा है 2-3 दिनों के लिए। 2-3 दिन मैं घर में नहीं हूँगा, तो मेरे कुछ कपड़े, मेरा कुछ सामान इस तरह का जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, ताकि मैं फिर 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। और तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूँ, परेशान मत होना, मैं काम से जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। उसने कहा, आप पिछली दफ़ा बता के नहीं गए थे इसलिए परेशान थे, अब तो आप बता के जा रहे हैं, आप परेशानी किस बात की? बीवी ने अपनी तरफ से कपड़े भी पहनने के लिए जो वहाँ पे तब्दील कर सके, जिस तरह बैग बनाते हैं उस तरह एक बैग बना के दे दिया उसको, खाने पीने की ये वो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना रहे, और 2-3 कपड़े भी। उल्लू की आवाज़ भी आई है और इस दरख्त से बेइंतहा, असान सारे दरख्तों पे या इस पे हो रहा है? हुई असान जी सर, वो सामने देखिए, ये किसी दरख्त पे नहीं हो रहा। हाँ, ये किसी भी दरख्त पे नहीं हो रहा। हम कैमरा घुमा सकते हैं लेकिन फ्रेम खराब हो जाएगा। सिर्फ इसी दरख्त पे हो रहा है ये तो। अच्छा जी, साथ एक ये दरख्त खड़ा है, उधर भी दरख्त है, किसी दरख्त पे ये नहीं हुआ। ये देखिए मेरे कपड़े भर गए हैं। ये इसी दरख्त पे, मैंने कहा था बीच में साइन दीजिएगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा साइन दिया है। खैर, कहानी की तरफ चलते हैं। वो अपने कपड़े शपड़े सामान लेके उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे पिछली रात रानी उसके पास पहुंची थी। रानी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसको देखते ही मुस्कुराई और कहा, ये क्या सामान उठा के ले आए हो, खाने पीने का और ये कपड़े वगैरह? तो उसने कहा, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी बीवी इस तरह मुझे खाने पीने का सामान, कपड़े और ये सब कुछ दे के भेजती है, तो आज भी उसने दे के भेजा। उसने कहा, नहीं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना खाने पीने की, ना किसी सामान की। तुम एक काम करो, क्या ये सामान अपना यहीं कहीं छुपा सकते हो ताकि वापस आके अपना सामान ले लो? उसने कहा, हाँ, मैं इसको यहीं कहीं छुपा सकता हूँ। उसने अपना सामान वहीं पे छुपा दिया और रानी उसके सामने खड़े हो गई। ये पहली दफ़ा था वो इस अंदाज में एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो रहे थे, जैसे दो प्यार करने वाले पंछी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके। रानी ने अपने दोनों हाथ इस अंदाज में उसके सामने किए। वो समझ नहीं पाया कि क्या कह रही है, तो रानी ने कहा, अपने हाथ मेरे हाथों पे रख दो। एक लड़की कह रही थी जिसके बहुत ही नफीस किस्म के हाथ थे, एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की लड़की जिसका चेहरा दमकता था, चमकता था, बहुत ही वाइट कलर था उसका, बहुत ही खूबसूरत बाल थे उसके, कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। इस अंदाज में आज वो उसको पहली दफ़ा देखने जा रहा था। जब उसके सामने खड़ी और उसने अपने हाथ ऐसे किए तो उसकी निगाह उसके हाथों पे पड़ी, तो उसने देखा इतने खूबसूरत हाथ।
वो भी एक इंसान था, मर्द था, और उसने जब हाथ देखे तो चौंक गया। इतने खूबसूरत उंगलियों की शेप और इतने खूबसूरत हाथ। तब उसने आज आंख भर के उस अंदाज में, जिस तरह मर्द एक अपनी महबूबा को देखता है, उस अंदाज में उसको देखा तो उसको नजर आया कि ये तो इतनी खूबसूरत है, शायद इस दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की। और वो भी उसको खड़ी घूर रही थी कि क्या कौड़े खान भी उसको मोहब्बत की निगाह से देख रहा है या नहीं। तो उसको महसूस हुआ रानी को कि हाँ, पहली दफ़ा कौड़े खान भी उसको मोहब्बत की निगाह से देख रहा है। उसने अपने दोनों हाथ रानी के हाथों पे रख दिए। जैसे उसके हाथों पे हाथ रखिए तो रानी ने कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लो और आंखें तब खोलना जब मैं तुम्हें आंखें खोलने का कहूँ। जैसे उसने अपने हाथ उसके हाथों में रखे तो रानी ने उसके हाथों को थाम लिया और आंखें दोनों ने बंद कर ली। वो ये नहीं जानता था कि रानी की आंखें खुली हैं या नहीं। कौड़े खान अपनी आंखें बंद कर चुका था और जैसे आंखें बंद हुई, रानी और वो एकदम से उसको महसूस हुआ जिस जगह पे वो खड़ा है उसके पांव ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हो गए, जिसका मतलब था ये वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था। उसका जिस्म हल्का सा ऐसे लहरा भी रहा था, जैसे आप हवा में उड़ते हैं, अनबैलेंस होते हैं, आपका बैलेंस ठीक नहीं होता, इस अंदाज में था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक कहका सुनाई दिया। वो रानी का कहका था, जैसे वो इस लड़खड़ाने पर हंस रही हो। तो साथ ही उसने दोनों हाथ और मजबूती से जब थामे तो ऐसे लगता था जैसे उसके हाथ किसी इंतहाई मजबूत तरीन ऐसे पहलवान के हाथ में चले गए हों, जो उसको हिलने भी नहीं दे रहा। उसने नरमी से जो हाथ पकड़े थे और वो लड़खड़ा रहा था, वो कहता है कि ऐसे सख्ती से मेरे हाथ रानी ने पकड़े कि फिर मेरा अनबैलेंस होना, लड़खड़ाना भी ख़त्म हो गया और सीधा फिर मैं ऊपर गया। जो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, एकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हम इतनी तेज़ी के साथ ऊपर गए हैं कि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत ही स्पीड के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। कहते जब मुझे एहसास हुआ कि हम ऐसे सीधे जिस तरह ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाके एक जगह पे मुझे लगा कि मैं रुक सा गया हूँ। जो ऊपर जाना था हमारा, एक जगह पे ठहर सके हैं और उसके बाद हमने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये मैं महसूस कर रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये रात का पहर था। हम आगे की तरफ उड़ते रहे। अभी हम जो उड़ रहे थे, ना बहुत ज़्यादा स्पीड थी ना बहुत ज़्यादा स्लो थे, दरमियानी रफ्तार के साथ हम उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे। कितनी देर हम उड़ते रहे ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 घंटे हम उड़ते रहे। उसके बाद फिर एक जगह पे ऐसा मुझे लगा कि उड़ते 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 अब हमने जो सामने की तरफ सीधा जा रहे थे, ऐसा लगा कि एक जगह पे रुक गए हैं और फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो गए, जैसे हम नीचे उतर रहे हैं। और जब हम नीचे उतर रहे थे तब भी हमारी स्पीड बहुत स्लो थी और आहिस्ता आहिस्ता उड़ते 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 जब हम नीचे उतरे तो एक चीज़ का जो मेरी आंखों को एहसास हुआ वो ये था कि मेरी आंखें बंद थीं। तो जिस वक्त मैं उड़ा था उस वक्त रात का अंधेरा था जो आंखों को महसूस भी हो रहा था। अभी भी मैं आंखें बंद करूं तो सामने एक लाइट जल रही है, तो आंखों को वो लाइट महसूस हो रही है। लाइट हटा दी जाए तो मेरी बंद आंखों के सामने भी अंधेरा होगा और मुझे महसूस होगा मैं गुप अंधेरे में हूँ। लेकिन कहता है जब मैं उतर रहा था तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं रोशनी में उतर रहा हूँ। और जब हम नीचे उतर चुके तो मेरे पांव ज़मीन पे आके लगे तो रानी बोली, आंखें खोल दो। जैसे मैंने आंखें खोली तो अभी सुबह की रोशनी फूट रही थी, अंधेरा जा चुका था, रोशनी हो चुकी थी। रानी बोली, मैं बहुत तेज़ी के साथ भी तुम्हें लेके आ सकती थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारा पहला ये सफ़र था मेरे साथ तो इसलिए मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता लेके आई हूँ और इतने टाइम लग गया। आओ मेरे घर की तरफ चलो। अभी तक उसकी आंखें बंद थीं और उसके सामने उसी अंदाज में रानी ही खड़ी थी। जब उसने कहा आओ सामने मेरे घर की तरफ चलते हो, तो अभी उसने अपनी गर्दन मोड़ी और जब उसने अपनी गर्दन मोड़ी तो वो एक अजीबो गरीब मंजर था। जो अभी रोशनी फैली नहीं थी, सूरज निकला नहीं था, अभी तक अंधारा था, लेकिन बहुत ही एक अजीबो गरीब मंजर जो उसने अपनी आंखों से देखा। वो जो घर जिसको कह रही थी, वो जो बने हुए घर थे, वो एक अजीबो गरीब घर बने हुए थे, जैसे गोल दायरे में गोल नीचे गोल दायरा लगाया गया हो और उसके इर्द गिर्द सारी गोल लकड़ियां इस अंदाज में खड़ी की गई हों कि ऊपर जाके वो ऐसे कोना नुमा जुड़ गई हों।
बर्फ़ानी इलाके में इस तरह की झोंपड़ी टाइप कहते हैं लोग बनाते हैं कि लकड़ियाँ नीचे ज़मीन में गाड़ के ऊपर से उनको आपस में मिला देते हैं, एक चूंच सी बन जाती है, ऊपर गोल सर्कल सा बन जाता है, नीचे गोल काफ़ी खुला सर्कल होता है, ऊपर जाके वो लकड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं गोलाई में। ऐसे ही लंबे लंबे घर बने हुए थे और उन घरों को देख के लगता था कि इन घरों में एक इंसान या दो इंसान भी मुश्किल से बैठ सकते होंगे, खड़े नहीं हो सकते। कुछ घर ऐसे जरूर थे, हर तरफ ऐसे ही घर फैले हुए थे। ये एक ऐसा पहाड़ था जो हर तरफ खुश्क ही खुश्क पहाड़ था, लेकिन इस पहाड़ की चोटी पे ऐसा लगता था जैसे उसको मैदान बना दिया गया है। यहाँ पे दरख्त भी थे और उन दरख्तों के बीच में इसी तरह के चूंच वाले झोंपड़े बने हुए थे। लेकिन अगला मंजर जो उसने देखा वो उससे भी ज्यादा उसको डरा देने के लिए काफी था। वहां पे लंबे लंबे कद वाले मर्द, औरत और बच्चे फिर रहे थे। उनके चेहरे इस तरह के थे कि उसने जिंदगी में इस तरह का चेहरा नहीं देखा था। इंसान का गोल सा चेहरा होता है, उनके लंबे चेहरे थे, लंबे से चेहरे। ऊपर जो सर था बिल्कुल छोटा सा ऊपर सर था और बाकी जो चेहरा था वो एक लंबा सा चेहरा था। कद भी एक्स्ट्रा लंबा था, बाजू भी बहुत लंबे थे, हाथ भी लंबे लंबे थे, इंसानी हाथ से 4 गुना लंबे हाथ। चौड़े नहीं थे, वो मोटे नहीं थे, वो जो फिर रहे थे इंसान की तरह के थे, लेकिन इतने लंबे थे, एक्स्ट्रा लंबे। उनके चेहरे भी इतने बड़े बड़े, पांव इतने बड़े बड़े थे, हाथ इतने बड़े बड़े थे कि वो हैरान हो गया कि ये कैसी मखलूक है। उनके चेहरों पे होंठ, नाक, आंख बिल्कुल आसार थे, लेकिन उनकी आंखें इस अंदाज में नहीं थी। उन सबकी आंखें ऐसी लंबी थीं। उनका नाक जरूर था लेकिन ऐसे लंबा था, अजीब सा। होंठ बिल्कुल छोटे से ऐसे होंठ थे, ऐसे लगता था गोल सर्कल सा है, वो खुलता है तो उससे पता लगता है वो होंठ है, क्योंकि वो लंबा चेहरा बहुत था, बहुत ही लंबा चेहरा। वो कहते हैं तकरीबन, मैंने उनके चेहरे को जो गैस किया तो वो कोई तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट या शायद 1.5 फुट से कुछ, किसके 1.5 फुट लंबा चेहरा था, किसी के तो 2-2 फुट लंबा चेहरा था। होंठ जो थे बिल्कुल गोल सा एक दायरा बना हुआ था, छोटे से होंठ थे, लंबी लंबी ऐसे आंखें थी और अजीब सा नाक था। मिलता जुलता इंसान से जरूर था जिस तरह, लेकिन लंबा था, वो इंसान की तरह नहीं था। और कहते हैं मैं उनके हाथ देख के इस तरह हैरान हो गया कि जब वो चल रहे थे तो उनके हाथ इतने बड़े थे, लटके हुए थे कि चलते हुए जमीन पे टच होते जा रहे थे। जब वो चल रहे थे तो इतने बड़े हाथ थे कि लंबाई उनकी जमीन तक आ रही थी और जमीन पे ऐसे घिसटते हुए उनके हाथ जा रहे थे। और जब वो पाँव रख रहे थे तो ऐसे पाँव थे जैसे कोई दरिया के अंदर, समंदर के अंदर तैरता है तो तैरने के लिए पाँव पे पहन लेते हैं, तकरीबन 2-2 3-3 फुट वो लंबे होते हैं तैराकी के लिए। ऐसे ही लंबे लंबे उनके पाँव थे, वैसे शड़प 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 ऐसे लंबे से पाँव जमीन पे रखते और हाथ इतने लंबे कि ये जमीन पे यूं घिसटते हुए जा रहे हैं। और लंबे इतने कि उनके कद 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। वो कहता है मैं खड़ा इस मंजर को देख के हैरान हो रहा था। इतने लंबे लंबे के, तब मुझे एहसास हुआ जिनके कद 10 फुट के थे वो छोटे बच्चे थे, और जो बड़े थे उनका कद 15-15 फुट भी थे, 20-20 फुट भी थे। और 20 फुट होने के बावजूद उनके जो हाथ थे वो जमीन पे ऐसे घसीटते हुए जा रहे थे और चौड़े पांव, नंगे पांव थे, जूते उनके पांव में नहीं थे और किसी के भी जिस्म पे कपड़ा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ब्लैक, काला स्याह ह्योला होता है, वो ऐसे साए से थे, लेकिन उनका वजूद था। रंग साए की तरह का था लेकिन वजूद था, लेकिन वो बिल्कुल नंगे से थे। आज़ा इंसानों के साथ कुछ हद तक मिलते जुलते थे, सेम नहीं थे। ख़वातीन के आज़ा भी वो कहता है जैसे ख़वातीन के जिस्म अल्लाह ने बनाया वैसा मिलता जुलता था, लेकिन एक्स्ट्रा लंबा। इसी तरह मर्दों का भी अजीब सा एक्स्ट्रा लंबा वजूद था। उस अजीब से मंजर को देख के वो डर सा गया और उसने रानी की तरफ देखा। अभी वो मस्त होके, क्या हुआ था नहीं पीछे? अच्छा आप हो, मैं डरा हूं, मैं क्या हुआ है? वो रानी के
देख के डरा, जैसे रानी समझ गई कि ये वो सब कुछ देख के डर गया है। तभी रानी ने कहा, तुम परेशान मत हो, इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा, मैं समझ गई हूं। तुम पहली दफ़ा ये मंजर देख रहे हो इसलिए परेशान हो गए हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा। अब उसके दिल में ये सवाल था, मैं रानी से पूछूं कि मुझे कोई कैसे नहीं देख पा रहा, मैं तो सबके सामने खड़ा हूं। उसने कहा, तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें जवाब मिल जाएगा, आओ मेरे घर की तरफ चलते हैं। अब रानी उसका हाथ पकड़े उनके बीच में से उसको लेके नहीं आई, उसने एक साइड पे खड़े करके उसको ये मंजर दिखाया था। लेकिन वो इस ऐसी एक जगह पे खड़े थे कि सबके सामने नहीं थे। अभी तक ऐसी एक एक घर के साथ खड़े थे कि कोई चाहता भी तो उसको देख नहीं सकता था, एक किस्म के वो छुपे हुए थे। लेकिन रानी ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो इधर उधर देख रही थी, ऐसे जैसे इस अंदाज में निकलना चाह रही हो कि उसको कोई देखे ना। तो वो उसको लेके पीछे वाले रास्ते से गई जहां से उसको अंदाजा हो गया कि रानी उसको छुपा के लेके जा रही है। और वो ये हैरान हो रहा था कि इसने तो कहा कि मुझे देख कोई नहीं रहा, तो मुझे छुपा के क्यों लेके जा रही है। खैर वो उसको पीछे से घुमाती हुई एक ऐसे झोंपड़े के करीब लेके जाई। वो जो मकान बना हुआ था वो सबसे ऊंचा था, सबसे बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके अंदर शायद 2 चारपाइयां डाली जा सकें, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। बाकी जो थे उनमें शायद एक एक चारपाई डलती हो, कुछ तो छोटे ऐसे थे, चारपाई तो दूर की बात है, शायद उसमें 2 बंदे बैठ सकते हो या 1 बंदा बैठ सकता हो, इतने छोटे थे। लेकिन ये जो था इतना खुला था कि इसमें 2 चारपाइयां सिर्फ डल सकती थी और लंबा बहुत ज्यादा था। वो बोली, ये हमारा घर है। एक अजीब सा ऐसे झोंपड़ा सा देख के, जो नीचे से गोल लकड़ियों से बनाया गया था, वो हैरान था, ये कैसा घर है। वो जब घर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उसने कहा, तुम यहां पे रुको, मैं अंदर जरा देख के आती हूं। वो अभी तक समझ नहीं पाया था ये मुझे लेके आई है, क्यों लेके आई है, और वो भी पहली दफा जिन्नात की एक ऐसी आबादी में जहां पे घर ही घर हैं, जिन्नात के घर हैं। अंदर बातें करने की आवाज आ रही थी। वो अभी तक पीछे छुपा हुआ था, एक किस्म का खड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी जगह पे था कि उसको कोई देख ना सके। तो अंदर जो बातें करने की आवाज आ रही थी, साथ ही रानी के साथ वैसी ही एक लंबी औरत जो उसने बाहर लोगों को देखा था चलते फिरते, लंबे मुंह वाले, लंबे हाथों वाले, लंबे पांव वाली, एक ऐसी औरत ही उसी झोंपड़े के अंदर से निकली। कि तो वह हैरान ये हो गया, उस औरत का जितना बड़ा कद था वो तो इस झोंपड़े के अंदर जा ही नहीं सकती थी। झोंपड़ा ऊंचा जरूर था लेकिन औरत का कद इतना बड़ा था। वो औरत बाहर निकली, उसने 2 कदम बाहर निकल के उस तरह देखा सामने खड़े हुए कौड़े खान को, और फिर वापस अंदर चली गई। और जब वो अंदर गई तो उसी लम्हे रानी चलती हुई कौड़े खान के पास आ गई और कहा, रुको, मेरी मां तुमसे मिलना चाह रही है। फिर उसने देखा कि उसी झोंपड़े से ही एक 35-40 साल की उम्र की एक औरत, जो जवान औरत थी, बिल्कुल उसकी शक्ल भी रानी से मिलती जुलती थी, वो चलती हुई बाहर आई और उसने आके कहा, ये है वो। तो रानी बोली, हां मां, यही है वो शख्स। अभी तक वो खामोश था, अभी तक वो चुप था, उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी। जिन्नात की एक आबादी में आया खड़ा था और जिस तरह का उसके साथ सीन चल रहा था उसको खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। तो उसकी मां ने पूछा, तुम मेरी बेटी को कितना चाहते हो? ये बात वो उर्दू में उससे पूछ रही थी, जबकि वो एक सराइकी इलाके का गया हुआ बंदा था, सराइकी बोलने वाला था। मां उसकी ने जो सवाल किया था वो उर्दू में था कि तुम मेरी बेटी को कितना चाहते हो? तो उसने, पहली जो मां बेटी अंदर बातें कर रही थी वो किसी और जबान में थी। बेटी ने मां से अंदर जाके जो बात की थी वो और जबान थी। अब वो उसे उर्दू में मुखातिब थे। उसने रानी की तरफ देखा, जैसे वो अभी तक जवाब देने की पोजीशन में नहीं था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो इसका क्या जवाब दे, वो क्या बात करे। तो उसने रानी की तरफ देखा और वापस उसकी मां की तरफ देखा और चुप ही रहा, अभी तक उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो रानी की मां रानी की तरफ मुड़ी और कहा, तुम इस आदमजादे को यहां पे ले तो आई हो, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या जुर्म किया है? अगर यही बात किसी इस आबादी के किसी भी
रहने वाले को पता लग जाती है और वो इसकी शिकायत कर दे तुम्हारे बाप को कि एक आदमजादे को यहाँ पे लाया गया है, इस आदमजाद की बू भी अगर उनको चली गई तो एक सरदार की बेटी ने जो जुर्म किया होगा तो बाप तुम्हारा तुम्हें भी सजा देने पे मजबूर हो जाएगा। मैं अभी तुमसे उलझना नहीं चाहती इस टॉपिक पे, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल इसको छुपाओ। तुमने जिस तरह इसको छुपाया है इस तरह और लोग अभी इसको और भी देख सकते हैं। ये सबकी नजरों से ओझल नहीं हुआ। इसको पहले छुपा दो कहीं पे ताकि ये किसी की सबकी नजरों से ओझल हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूं। आओ मेरे साथ। रानी ने कौड़े खान को इशारा किया कि रुको, और मां अपनी बेटी को लेके अंदर चली गई। दोनों मां बेटी तो अंदर चली गई थी, वो पीछे खड़ा सोच रहा था जिंदगी किस मोड़ पे लेके आ गई है कि मेरे सामने एक ऐसी आबादी है जो जिन्नात की आबादी है। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है शायद मैं ही पहला इंसान हूं जो इस आबादी में आ सका हूं। मैंने ऐसे अजीबो गरीब चेहरों वाले, लंबे लंबे बाजू हाथों वाले, लंबे लंबे पांव वाले चेहरे भी जिनके इतने लंबे हैं, पहली दफा इस रूप में भी जिन्नात को देखा है। बहुत ज्यादा जो थे उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे, इक्का दुक्का अभी कहीं सामने थे जो फिर रहे थे। वो इन्हीं मंजरों को सोच रहा था कि दोबारा से उसने देखा। पहले माँ उसकी बाहर निकली उसी झोंपड़ी से, उसके बाद रानी भी पीछे आई। उसकी माँ के हाथ में एक स्टिक सी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा सा था। उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर धुआं निकल रहा था। उसने उसको आग तो नहीं लगाई हुई थी, सुलगाया हुआ था। जिस तरह मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है और उसको फूंक मार के बुझा दिया जाता है तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा ही उस लकड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था। तो वो माँ उसको लेके आई और आते ही कौड़े खां के ऊपर इस तरह 2 से 3 दफ़ा उस धुएं को घुमाया, उस लकड़ी को घुमाया, और उसके बाद साथ साथ आंखें बंद करके कुछ पड़ती भी रही। और उसके बाद उसने पूरे जिस्म के ऊपर उसने उसकी फूंक मारी और बेटी से कहा, मैंने अब इसको मुकम्मल तौर पे लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया है। अब कोई भी इसको नहीं देख सकेगा, यहां तक कि तुम्हारा बाप भी इसको नहीं देख सकेगा। ये मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है कि अगर तुम्हारे बाप को पता लग जाए कि मैंने ये अमल किया है और इस शहर से इसको मैंने छुपा दिया है तो वो मुझे भी माफ़ नहीं करेगा। वक्ती तौर पे तो मैं सबसे छुपा सकती हूँ, तुम्हारे बाप से कोई बात नहीं छुपा सकती। वक्ती तौर पे तो मैंने तुम्हारा साथ दे दिया है, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे बात करनी है। तुम अंदर आओ, इसको जहाँ बिठाना है इसको बिठा दो। माँ गुस्से से कहती हुई चली गई और वो रानी कौड़े खान के पास आई और कहा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, अब तुम मुकम्मल तौर पे इन लोगों की नज़रों से ओझल हो, यहाँ तक कि मेरा बाप भी तुम्हें नहीं देख सकता। मेरी माँ ने जो तुम पे सहर किया है ये शदीद सख्ती से मना है, ये नहीं किया जा सकता, और वो भी मेरी माँ ने किया है। मेरा बाप यहाँ का सरदार है तो वो यहाँ की सरदारनी है, और सरदारनी ऐसा जुर्म नहीं कर सकती कि एक आदमजात हमारे इलाके में आया हुआ है और उसने उसको अपने जादू से छुपा दिया है, नज़रों से ओझल कर दिया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रही हूँ, जो भी हो मेरे माँ बाप फैसला करें, जो भी सज़ा देते हैं सज़ा दो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ रहना है। अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखाती भी हूँ, आओ मेरे साथ आओ। वो उसको लेके आई। जैसे ही वो उस झोंपड़े नुमा जो एक लकड़ी का बना हुआ था उसके करीब पहुंचे तो हैरान हो गया इस बात पे कि ये मुझे कहाँ अंदर लेके जा रही है। उसमें तो भाई 2 चारपाइयाँ मुश्किल से आओगी, कैसे तुम लोग रहते हो? उसके दिल में ये सवाल था, लेकिन उसने आंखें बंद करके उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कह रही हो अंदर तो आओ। और जब वो उसका हाथ पकड़ के अंदर दाखिल हुई तो अंदर वो छोटा सा झोंपड़ा नहीं था, अंदर लगता था एक बहुत बड़ा महल है। बाहर जो गोल सा ऐसा लग रहा था जिसमें मुश्किल से 2 चारपाइयाँ डलती होगी, अंदर तो ऐसे लगता था कि इतना बड़ा महल, जहां तक देखो बैठने की जगह, खड़े होने की जगह, बाकायदा इंसानों के जिस तरह महल होते हैं इसी तरह का महल था। फानूस लटक रहे थे, कुर्सियां थी, मेजें थी, सोफे लगे हुए थे उस छोटे से। और वो इस बात पे हैरान हो गया, अब तो उसकी आंखें खुली की खुली रख गई कि जो बाहर से इतना छोटा है कि वो अंदर से ऐसा कैसे हो गया है। वो उसको लेके गई और एक जिस तरह बेडरूम बना होता है, खूबसूरत किस्म का वीआईपी, उसी तरह का बेडरूम बना हुआ था। वो उसके अंदर लेके गई, बैठ के उसके ऊपर कहा बैठो यहाँ पे। वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि ये एक छोटी सी जिसके अंदर 2 चारपाइयाँ नहीं आ सकती थी, वो अंदर से महल है। ऐसा महल जिसमें डाइनिंग टेबल है, जिसमें बेडरूम बने हुए हैं, जिसमें वो तमाम लविश चीज़ें हैं जो एक महल के अंदर एक अमीर तरीन
कि घर के अंदर होती हैं, वैसा इतना बड़ा घर जो बाहर से इतना छोटा नज़र आ रहा था। उसने कहा, अब तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊँ। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो उसको छोड़ के चली गई, दरवाज़ा बंद करके गई। वो परेशान होकर बैठा था, जिस छोटी सी झोंपड़ी में मैं घुसा था उसके अंदर इतना बड़ा महल कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैं जिन्नात की दुनिया में हूँ, जहाँ जिन्नात रहते हैं। वो 2-3 घंटे बैठा रहा, रानी नहीं आई। 2-3 घंटे के बाद रानी जब उसके पास आई तो हाथ में एक बड़ा सा ट्रे लेके आ रही थी और एक ट्रॉली भी साथ में लेके आई। उसने कहा, ये लो, नाश्ता कर लो। और उसके नाश्ते में जो उसको सामान दिया गया था वो मुर्गन ग़िज़ाएँ थीं, वो भुना हुआ गोश्त था। इतना कुछ उसके सामने रखा गया कि वो हैरान हो गया। जो एक पूरी, जिस तरह ट्रॉली आती है और जिस तरह एक पूरा ट्रे लेके आई, वो सारा गोश्त से, मुर्गियों से, परिंदों से भरा हुआ था। उसने कहा, इतना ज़्यादा? उसने कहा, हाँ, तुम एक सरदार के मेहमान हो। उसने जब खाया तो इतना लजीज खाना, वो कहता है मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया था जो ये लजीज खाना मैं खा रहा था। कहता है मैंने पेट भर के खाना खाया और मैं खाता जाता था, लगता था जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, मुझे और भूख लगती जाती थी और वो बैठी मुझे देखती रही। उसने कहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे लेट इसलिए हो गई कि आज ही यहाँ पे एक फ़ैसला होना है। आज अपनी आंखों से तुम देखोगे, हमारे यहाँ जब कोई अदालत लगती है तो फैसला कैसे होता है। मेरा बाप इस अदालत में एक फ़ैसला करेगा, किसी को सज़ा देगा। मैं चाहूँगी आज रात को तुम भी देखो। इस बस्ती के अंदर जो जिनको तुमने घूमते फिरते देखा है वो सारे जिन्नात ही हैं, और ये भी उनका एक रूप है जिस रूप में तुमने उनको देखा है। इनके कई रूप हैं जो तुम देखोगे। जानवरों के रूप में भी ये तुम्हें नजर आएंगे। कहीं पे सांप बैठा भी नजर आए तो समझ लेना वो सांप नहीं है, वो रूप धारे हुए कोई जिन है। किसी कुत्ते के रूप में भी नजर आए तो समझ जाना वो कुत्ता नहीं, जिन है। बिल्ली का रूप भी हो तो समझ जाना वो जिन है। और हां, बस एक बात का ध्यान रखना, जब मैं तुम्हें रात को उस अदालत के करीब लेके जाऊं तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। तुम नजर किसी को नहीं आ रहे होगे, लेकिन अगर तुमने हाथ टच कर दिया किसी चीज को तो उनको तुम्हारी खुशबू चली जाएगी और उनको पता लग जाएगा कि यहां पे कोई इंसान जो मट्टी का बना हुआ आदमजात है मौजूद है। मेरी माँ मुझसे बहुत खफा है। मैं तुम्हें इस तरह लेके आई हूं, मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे यकीन है वो मेरी वो माँ है जो शिद्दत के साथ उसने मुझे प्यार दिया है। लाडली हूं मैं उसकी, मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात को माना है। मुझे यकीन है मेरी इस बात को भी मान लेगी कि मैं चाहती हूं मैं इसी इंसानी रूप को धार के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। क्योंकि जिस झोंपड़ी से तुमने एक लंबी सी औरत को निकलते हुए देखा था वो मेरी माँ थी। वो उन्हीं रूप की तरह थी, रूप धारे हुई थी जिस तरह बाकी रूप धारे हुए थे, लेकिन बाद में वो एक इंसान का रूप धार के आई। मैं भी एक इंसान का रूप धार के तुम्हारे सामने आई हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसी तरह की बन के तुम्हारे सामने आ जाऊँगी। जो हम लोगों का एक ये भी रूप है जो इस इलाके में, इस बस्ती में हम यही रूप धार के रखते हैं। अभी तुम थक गए हो, तुमने लंबा सफ़र किया है, अभी तुम आराम करो, हम रात को मिलते हैं। उसने खाना खा चुका और उसके बाद वो चली गई। तो वो हैरान इस बात पे था, वो लड़की जिस एक जिनज़ादी हो के उससे इश्क कर बैठी थी, लेकिन अभी तक उसने उसको हाथ टच नहीं किया था, कोई उसके साथ हरकत तक नहीं की थी। बस एक बात पे खुश थी कि वो अपनी माँ को राज़ी करना चाहती थी कि किसी तरीके उसकी शादी हो जाए। उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब उस बिस्तर पे सोया तो इस तरह मखमली बिस्तर था, इतना नर्म और मुलायम बिस्तर था कि वो एक देहाती शख्स था, पहलवान था, ऐसे महल के ऐसे खूबसूरत बिस्तर पे वो नहीं सोया था। उस बिस्तर पे लेटा तो लेटते ही उसको नींद आई और उसकी आंख उस वक्त खुली जब उसको लगा कोई उसको जगा रहा है। उसने देखा तो रानी सामने खड़ी थी, उसको जगा रही थी कि अब काफ़ी तुमने सो लिया है, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बाहर अदालत लगने वाली है, मैं तुम्हें अदालत भी दिखाती हूँ। वो उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, रानी ने उसको खाना वगैरह खिलाया। खाना वगैरह खिला के वो उसको हाथ पकड़ के बाहर लेके इशारा इस तरह किया कि बोलना मत और किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। तो जब वो बाहर निकला तो उसने देखा घुप अंधेरा रात का, जिस तरह इंसानी आबादी में घुप रात का अंधेरा होता है वैसा ही घुप अंधेरा था, लेकिन इस जगह पे भी अंधेरा होने के बावजूद एक रोशनी थी। अंधेरा होने के बावजूद उसको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। उसने देखा उसी तरह के घर हैं और इन घरों के बीच में एक खाली एक ग्राउंड सा जो था, उस ग्राउंड में वही सारे जमा हुए हैं।
वही लंबे लंबे कद वाले सारे के सारे जमा हैं। उन्हीं में उसको नजर आया कि कुछ कुत्ते भी हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ बिल्लियां भी हैं कुछ बैठे हुए हैं। उसने देखा पीछे पीछे सांप तक हैं जो यूं करके बैठे हुए हैं, जिस तरह सांप डसने के लिए यूं तैयार होकर बैठा होता है। वो उसको लेके चलती हुई जा रही थी और वो सब कुछ देखता हुआ जा रहा था। उसको समझा के आई थी, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, यहां तक कि मेरा बाप भी नहीं देख सकेगा, तब तक जब तक तुम किसी चीज को टच नहीं करोगे। बस एक ध्यान करना, गुजरते हुए चलते फिरते अपने आप को बचाना, तुम्हारा वजूद किसी को टच ना हो। तुम्हारा वजूद किसी को टच हो गया तो फिर उसको तुम्हारी खुशबू चली जाएगी, फिर मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी। अब वो इस तरह फूंक फूंक के कदम रख रहा था कि जो इधर उधर जा रहे थे ऑलरेडी सारे बैठे हुए थे, इक्का दुक्का जो बैठने के लिए आ रहे थे तो उससे दूर दूर ही थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचा रहा था। जब वो करीब पहुंच गए तो उसने देखा सामने ही एक बहुत बड़ा तख्त पड़ा है। ऐसा तख्त लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इतना जबरदस्त उस लकड़ी के ऊपर काम किया गया है जैसे किसी बादशाह का तख्त हो। उसके पीछे जो टेक लगाने वाली जगह थी उस तख्त की, जिस तरह ये होती है, तो उस पर हीरे जवाहरात मोती जिस तरह लगे होते हैं, हीरे लगे होते रंग बिरंगे महल के अंदर बादशाह के, उसी तरह के उसके ऊपर ऐसे लगे हुए थे। और उस पर उन्हीं की तरह का एक सबसे लंबा शख्स बैठा हुआ था, ऐसे जिस तरह सरदार बैठता है ऐसे सीधा वो बैठा हुआ था। और वो सारे इंतजार में थे जैसे कोई अभी फैसला होने वाला है। रानी उसको लेके साइड पे खड़ी हो गई तो थोड़ी देर के बाद जिस जुबान में बात की जा रही थी वो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो एक ऐसी जुबान थी जो वो नहीं जानता था कि ये किस जुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन आंखें देख जरूर पा रही थी कि हो क्या रहा है। कि उसने देखा एक उसी तरह के लंबे से शख्स को दो बंदे साइडों से पकड़ के ला रहे थे, उसके हाथ ऐसे बंधे हुए थे। वो भी उसी तरह का, उन्हीं लोगों की तरह का लंबा चौड़ा सा इंसान था। बहुत लंबे उसके हाथ थे, बंधे होने के बावजूद, क्योंकि वो इतने लंबे थे कि ज़मीन को टच होते थे, तो उन दोनों ने उसके हाथों को पकड़ के उठाया हुआ था। उसको शख्स को नहीं, उसके हाथों को उठाया हुआ था, क्योंकि वो बंधे हुए थे। वो लेके सामने आ गए। उसके बाप ने क्या कहा, क्या उनके बीच में बातें होती रहीं। साइड पे भी एक इसी तरह का बंदा खड़े होकर कुछ बोल रहा था। उधर से वो बंदा रोए जा रहा था, जैसे कोई गिड़गिड़ाता है, रोता है, इस तरह की बात हो रही थी। और उसका बाप सामने बोल रहा था। वो खड़ा देखता रहा कि उसके बाप ने आखिर में कुछ बोला, जिसके बाद वो दोनों शख्स उसको घसीटते हुए वापस लेके गए। और वो चीखो पुकार कर रहा था जैसे माफ़ी मांग रहा हो, माफ़ी का तलबगार हो। नज़र आना इंसान की सबसे बड़ी जो ज़ुबान है वो है बॉडी लैंग्वेज, इशारों की ज़बान। वो जो कुछ बोल रहे थे वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो जो कुछ देख रहा था उससे समझ ज़रूर उसको आ रही थी कि कुछ ऐसा फैसला हुआ है जिसको बांध के लेके जाया गया है। तो वो उस फैसले पे खुश नहीं है, रहम की भीख मांग रहा है, रहम की अपील कर रहा है। और वो उसको घसीटते हुए ले गए। उसके थोड़ी देर के बाद एक कुत्तानुमा जानवर था, जिसका चेहरा उन लोगों की तरह का था, पिछला धड़ उसका कुत्ते की तरह था, उसको भी वो रस्सा डाल के लेके आए। फिर से कुछ लोग खड़े हुए दूसरी तरफ अगली साइड पे भी कुछ लोग खड़े हुए। अब इसका भी फैसला हो रहा था। वो कोई था तो कुत्तानुमा बड़ा सा, लेकिन मुंह इन्हीं की तरह का उसका लगा हुआ था। वो उसको भी खड़ा देखता रहा। और उसके बाद उसके बाप ने ऐसा क्या हुक्म दिया कि कुछ लोग आए, घसीटते हुए उसको लेके गए। और वो जो कुत्तानुमा जिसका चेहरा उन्हीं जिनात की तरह का था, वो भी उसी तरह चीखो पुकार कर रहा था जिस तरह पहला कर रहा था। उसको ऐसा लगा कि उसका दिल घबरा रहा है, अजीब सा कुछ हो रहा है। तो उसने रानी की तरफ ऐसे देखा कि रानी समझ गई जैसे वो चाह रहा है निकलो यहाँ से। रानी उसको पकड़ के वापस अपने महल में लेके आ गई। उसने कहा क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा है? उसने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उनकी ज़बान समझ नहीं सकते। जो पहला शख्स था उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, और उस जुर्म की सज़ा उसको मेरे बाप ने ये दी है कि अब जो भी इंसान फ़लाँ फ़लाँ चिल्ला करेगा, जो भी फ़लाँ फ़लाँ वजीफ़ा करेगा, और अगर वो उस वजीफ़े में कामयाब हो जाता है तो वो जो पहला हाथों से बंधा हुआ था ये उसकी ग़ुलामी में चला जाएगा। तुम इंसान जब कोई वजीफ़ा करते हो ना, जिस तरह तुमने भी कोई वजीफ़ा किया था, याद है ना तुम्हें, तुमने एक वजीफ़ा किया था और तुमसे गलती हो गई थी तो उन्होंने तुम्हें मारा नहीं था, पहाड़ों में फेंक गए थे। अगर तुम वो वजीफ़ा मुकम्मल कर लेते तो इनाम में इसको हमने सज़ा दी है, जिन्नात की बस्ती में इसको सज़ा मिली है क्या, कि अब तुम इस
चिल्ले के जिन बनोगे। अगर किसी ने ये चिल्ला मुकम्मल कर लिया तो सज़ा के तौर पे तुम ही इसी चिल्ले के मुवक्कल बनोगे। तो अब इसको ये जो सज़ा दी है, कोई भी शख्स ये वाला चिल्ला, मिसाल के तौर पे जिस तरह सूरत यासीन का चिल्ला है, सूरत यासीन का चिल्ला कोई मुकम्मल कर लेता है तो ये फिर उसका ग़ुलाम बन जाएगा। इसकी ये सज़ा है। जिनात अपनी मर्जी से इंसान के ताबे नहीं होते। ये उस वक्त इंसान के काम करके लाते हैं कि हमारी तरफ से उनको सज़ा मिली होती है और वहाँ इंसान अपना चिल्ला मुकम्मल करता है तो उनको इनाम मिलता है। तुम्हारी दुनिया का इनाम है, हमारी दुनिया की ये सज़ा है उसको। और जो दूसरा तुमने कुत्ता नुमा देखा है, उसको इसी तरह चिल्ला करके किसी ने ताबे करने की कोशिश की थी और चिल्ला मुकम्मल हो गया था, लेकिन ये माना नहीं, अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। उसने उस ग़ुलामी को कबूल किया भी सही, लेकिन भरपूर अंदाज में कबूल नहीं किया। तो उसकी सज़ा ये है, अगर तुम कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी आंखों के सामने जिसको लेके गए हैं वापस लेके आते। एंड में अभी और भी कुछ फैसले होने हैं। इसके बाद इसको जला दिया जाता, जला के भस्म कर दिया जाता। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और उसकी माँ अंदर आई। उसकी माँ ने कहा, थोड़ी देर तक तुम्हारा बाप अंदर आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप आके ये सारा मंजर देखे और उसको पता लग जाए। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मेरी बेटी हो, मैं इसके सामने ही कह रही हूँ, हम जिन्नात किसी भी आदमजादे से शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने ये कदम फिर भी उठाया तो तुम्हारा बाप तुम्हें अपने इस कबीले से ख़त्म कर देगा। या तो वो तुम्हें भी उन्हीं की तरह सज़ा देगा जिस तरह तुम देख के आई हो इस शख्स के साथ, या फिर तुम्हें गुस्से में निकाल देगा इस बिरादरी से और तुम हमसे अलग हो जाओगी। और मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। खुदा का वास्ता ये गलत फैसला मत करो, या तुम सज़ा पाओगी या हम सबसे अलग हो जाओगी। और मैं, एक ही मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती। उसने कौड़े खान के आगे हाथ जोड़े, उसने कहा, ये तो पागल है, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम ही इसको मना कर दो, तुम ही इसको समझाओ। हम जिन्नात इंसान से शादी करने पे हमें क्या भुगतना पड़ता है तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकूंगी। मेरे जुड़े हाथों का ख्याल करना। तो रानी अपनी माँ को समझाना शुरू होगी, माँ क्या हो गया, आप क्यों इस तरह की बात करें, क्या करेगा बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निकाल देगा ना तो मैं चली जाऊँगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं इससे प्यार कर बैठी हूँ। माँ गिड़गिड़ाती हुई बाहर चली गई। और वो लम्हा था जब कौड़े खान को लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक माँ से उसकी बेटी छीन रहा हूँ इसलिए कि मुझे एक ऐसा जिन चाहिए था जो मेरे ताबे हो, और ये लड़की मुझसे प्यार करती है तो ये मेरे ताबे हो रही है, मैं इसको इसकी फैमिली से दूर कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हो गई। तो रानी उसी लम्हे निकली और चलती हुई माँ के पीछे चली गई। माँ तो बाहर चली गई, रानी भी काफ़ी देर लगा के अंदर आई। रानी का भी चेहरा उतरा हुआ था, वो भी कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी उसने कहा, रानी मेरा दम घुट रहा है, मैं तुम्हारी माँ से मिल चुका हूँ, तुम्हारे बाप को देख चुका हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे वापस ले चलो। उसने कहा, तुम डर तो नहीं गए, कोई परेशान तो नहीं हो गए? उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसलिए ही मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मेरी माँ ने मुझे कह दिया है कि अगर तुम अपनी इस बात पे कायम रहोगी तो तुम्हें इस आबादी को हमसे अलग होना पड़ेगा, तुम्हारा मरना जीना हमसे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं मरना जीना भी ख़त्म करने को तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगी, इसी रूप में रहूँगी, तुम जो चाहोगे तुम्हें मैं दूँगी। मैं अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर वो ना माने मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कौड़े खान ने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम अपने माँ बाप को मना लेना, अभी चलो, मैंने देख लिया है तुम्हारा सारा, मुझे वापस छोड़ के आओ। ये ना हो तुम्हारा बाप कहीं देख ले, तुम अपने बाप को पहले मना लो, जब तुम्हारा बाप मान जाए तो उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रानी ने पहली दफ़ा खड़े होकर उसको गले से लगाया। आज जब उसको गले से लगा रही थी तो आज उसका जिस्म उस तरह आग की तरह तप नहीं रहा था। आज उसके जिस्म के अंदर तपिश थी, लेकिन आग की तरह नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे नॉर्मल सी तपिश है। हाँ, आम इंसान के जिस्म से ज़्यादा गर्म उसका जिस्म था, जैसे किसी को बुखार हुआ होता है 103 104 तो जिस्म तप रहा होता है, इस तरह का था। पहली दफ़ा तो उसको जिस्म ऐसा लगा था जैसे आग जल रही हो। उसने उसको गले लगाया तो उसने भी ना चाहते हुए हाथ तो उसके इस तरह रख दिए, लेकिन उसको गले नहीं लगाना चाहता था। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। रानी ने उसी तरह उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब आज अगर मैं तुम्हें तेज़ी से लेके जाऊँ, डरोगी तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं डरूंगा।
रानी ने उसके हाथ मजबूती से थामे। आज उड़ते हुए जब उसने आंखें बंद की तो उसको लगा वो इतनी तेजी से उड़ रहा है, जो उस दिन वो उड़ा था तो वो सब कुछ महसूस कर रहा, आज तो इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसको कुछ भी नहीं पता लगा। ऐसा लगता था इतनी तेज हवा है कि उसकी जिल्द ही उखड़ जाएगी। इतनी तेज उसको हवा लग रही थी कि लगता था कि उसकी जिल्द ही उखड़ जाएगी, उसका मुंह फट जाएगा, इतना तेज हवा का प्रेशर था। लेकिन थोड़ी देर के बाद रानी ने उसे कहा आंखें खोलो, क्योंकि वो नीचे उतर चुके थे। जहां उन दोनों पहली दफा जाते हुए घंटों का सफर किया था, आज वो मिनटों में खत्म हो गया था। रानी उसको पहुंचा चुकी थी उसी जगह पे जहां पे उसने अपने कपड़े और चीजें छुपाई थी। रानी ने कहा जल्दी मैं अब तुम्हारे पास आती हूं, मैं अपनी मां को मना के आऊंगी, तुमसे जल्द ही मुलाकात होती है। फिर से उसने उसको गले लगाया और उसने फिर ना चाहते हुए रानी को गले लगाया। रानी उसको छोड़ के चली गई। वो उसी जगह पे गया जहां पे उसने अपने कपड़े छुपाए थे, उसने कपड़े वो चेंज किए ताकि बीवी को शक ना हो। अपना सामान उठाया, घर पहुंच गया। बीवी ने उसको वेलकम किया, आप आ गए, आप जल्दी नहीं आ गए? उसने कहा हाँ मेरा लंबा चक्कर था, अगर हमें रुकना नहीं पड़ा, हम जल्दी आ गए हैं। क्या खाएं पिएंगे? उसने कहा नहीं मैं खा पी चुका हूं। बीवी के सामने वो शो नहीं करना चाहता था कि वो शदीद उलझा हुआ है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसको क्या चल रहा है वो बीवी को शो नहीं करवाना चाहता था। 2-3 दिन तो गुजर गए, ये चौथा दिन था कि वो उठा और सीधा उसी बंदे के घर पहुंचा जो बहुत दूर था, जिससे उसने ये इल्म सीखा था, वो पहला चिल्ला सीखा था, जो उसने उसे कहा था कि फलां इस तरह के लकड़ी पे बैठ के, क्या नाम था उस लकड़ी का? पोटला। है पोटला। पोटला। पोटला पे बैठ के तुमने वजीफा करना है। वो उसी को ढूंढता ढूंढता उस तक पहुंच ही गया। वो उसको देख के हैरान हुआ। उसने कहा तुम तो चले गए थे, तुम्हें मुझे याद पड़ता है, तुम्हें उन्होंने सजा देने की कोशिश की थी, और जब वो तुम्हें सजा देने के लिए तुमने वो अमल तोड़ दिया था, तुम बाहर निकल आए थे और उस वक्त तुम्हें मार देते, लेकिन मैंने तुम्हें अमल दिया इसलिए था कि तुम एक नेक इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो। मुझे पता था कि अगर तुमने ये अमल कर भी लिया तो तुम किसी को नुकसान नहीं, फायदा ही पहुंचाओगे। तुम एक इमाम मस्जिद की तरह भी बिहेव करते हो, इमाम मस्जिद की तरह भी लोगों को नमाज पढ़ाते हो, नेक इंसान हो, तो भलाई का ही काम करते हैं, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे जहन को पढ़ लिया था। तुम्हारे जहन में ये था कि कल को अगर किसी को जिन किसी के जिस्म के अंदर आ जाते हैं, कोई तावीज़ कर देता है, जादू कर देता है, तो तुम इस तरह के काम करवाने की नीयत रखते थे। तो इसलिए मैंने तुम्हें अमल भी दे दिया था। लेकिन उस रात में तुम्हें बैठ के चेक भी करता रहा था। तुमसे कई रातें तो तुमने ठीक गुजार ली, लेकिन एक रात ऐसी आई कि जब तुमने गलती की, तो उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा था, वो तुम्हें मार देते, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया था। इस अंदाज में बचाया था कि तुम्हें मारे ना, कोई छोटी सजा दे दें, बचा लिया था तुम्हें। तो उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, उठा के दूर फेंक आए थे। अब जो तुम्हें दूर फेंक आए थे, ये तुमने भी मुझे नहीं बताया, उस वक्त मैंने भी नहीं चेक किया, मैंने तुम्हें बचा लिया था। बस ये देखा था अपने अमल से कि उन्होंने तुम्हें छोटी मोटी सजा दी है, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तो मैं रिलैक्स हो गया था। लेकिन बाद में मुझे टाइम मिला, मैंने पढ़ाई करके चेक किया, तो पता लगा कि तुम्हें तो उन्होंने दूर फेंक दिया है। लेकिन फिर और भी मंजर मुझे कुछ समझ आ गए थे कि तुम बाहिफाजत दरबार पे पहुंच गए हो। उसके बाद बहुत सी ऐसी राज की बातें होती हैं, मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। आज तो मेरे पास आए हो, खैरियत से आए हो, क्या मसला है? उसने कहा मैं बहुत उलझा हुआ हूं, मसला ये है कि वो जो आपने देखा था मुझे पहाड़ों में उन्होंने फेंका था, तो वहां पे एक जिनजादी थी, एक सरदार की बेटी, नाम जिसका रानी है, वो मुझ पे आशिक हो गई थी। उसने मुझे वहां से बचा के दरबार पे पहुंचाया था। उसके बाद जब मैं घर आया हूं तो उसने वो सारी बातें रानी और उसके बीच में जो हुई थी वो बता दी, और कहा अब वो मुझे अपने उन आबाई घर, आबाई कबीले में भी ले गई है, आबाई इलाके में भी ले गई है जहाँ पे वो जिन्नात रहते हैं। मैंने उनको देखा है, उनके असली रूप में भी देखा है, और मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा, मैं उससे पूछ भी नहीं सका कि वो जो घर थे जिसके अंदर मैं दाखिल हुआ, वो छोटा सा घर था, अंदर वो महल कैसे बन गया। तो वो शख्स मुस्कुराया और कहा वो सहर था, वो जादू था। जब तुम अंदर दाखिल हो रहे थे तो वो झोंपड़ा ही था, लेकिन वो जब चाहते हैं, क्योंकि वो सरदार है, इनके पास उतनी ज्यादा ताकत होती है, जो सबसे ज्यादा ताकत जिन रखता है उसको कबीले का सरदार बनाया जाता है। तो उसकी माँ भी ताकतवर है, उसका बाप भी ताकतवर है। जिस झोंपड़े के अंदर तुम दाखिल हुए वो छोटा सा झोंपड़ा ही था, लेकिन उसी लम्हे उन्होंने अपने जादू से उसको महल बना दिया था।
और जब तुम उस महल से बाहर निकल आए थे तो वो महल वो ख़त्म हो गया। वो तुम्हारी आंखों को महल नज़र आ रहा था, वो असल में कुछ भी नहीं था, वो आंखों का धोखा था। यही जादू होता है जो इन जिन्नात के पास होता है कि जो चाहते हैं, आप खड़े हैं यहाँ पे, एकदम से आपको लगेगा आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप ट्रेन के ट्रैक में खड़े हैं, ऐसा होगा नहीं, ये बना देते हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है कि कोई भी मंजर बना सकते हैं। तो उन्होंने महल बना दिया। उसके बाद जितने भी सवाल थे, जो उलझे हुए सवाल थे, उसने उनसे पूछा तो वो उनको जवाब देता गया। वो अल्लाह का वाकई नेक बंदा था। उसने कहा बहुत कुछ ज़िंदगी में लिखा होता है, इंसान के साथ हो के रहता है। उस रानी ने तुम्हारी ज़िंदगी में आना था और जब तुमने मुझसे अमल मांगा था और मैं तुम्हें अमल दे रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जान गया था कि बहुत कुछ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में होना है, होने को कोई रोक नहीं सकता। और अभी भी तुम जिस मदद के लिए मेरे पास आए हो, मुझे पता है तुम रानी से जान छुड़ाना चाहते हो, इसलिए आए हो ना? उसने कहा हाँ, मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। उसकी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे। वो एक अच्छी लड़की है, मुझे भी अच्छी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन सच ये है मुझे मेरी बीवी भी बहुत अच्छी लगती है, उसकी वफ़ाएं मेरे साथ हैं। उस लड़की ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, वो भी बहुत अच्छी है। मैं डामाडोल ज़रूर हो गया था, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किसकी तरफ जाऊँ, बीवी की तरफ जाऊँ या इसकी तरफ जाऊँ। लेकिन जब उसकी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े और जिस तरह वो गिड़गिड़ाई, उसी लम्हे मैंने फैसला कर दिया था कि मैं एक माँ को दुखी नहीं कर सकता। हो सकता है मैं उसके साथ शादी कर लेता या कुछ भी कर लेता, माँ को इसके साथ गिड़गिड़ाता देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी मैंने फैसला कर लिया मैं उस लड़की के साथ नहीं रहूँगा। मुझे बताइए, मैं आज आपके पास मदद के लिए आया हूँ। कुछ देर चुप हुए, सोचते रहे और उसके बाद सर उठा के कहा, जिस जगह पे तुम बैठे हो यहाँ पे तो वो नहीं पहुँच सकती। अब तुम चाहते क्या हो, उससे दूर होना? उन्होंने कहा जी, मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम फैसला दिल से कर चुके हो, कोई पछतावा तो नहीं होगा? कल को तुम फिर से कुछ सोचो इस तरह के कि काश मैं उसको अपने साथ रख लेता। दूर से कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। आबादी तो यहाँ पे नहीं है ना? आबादी तो नहीं है। दोबारा तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ है, अल्लाह खैर करे, ये बहुत बड़ा साइन है। खैर, उसने कहा करना ये होगा, मैं इसको मुख्तसर करूँ, मैं भी थक गया हूँ, मैं करना तुम्हें ये होगा, आज रात ही इसी जगह पे जहाँ हम बैठे हो, मेरे इसी डेरे पे मैं तुम्हें कमरा दूंगा, वहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे। एक ही रात का अमल होगा, वो ज़रूर यहाँ पे आएगी, एक एरिए तक ही आएगी, उससे आगे नहीं आ सकेगी। वो खुला मैदान देख रहे हो, सहन जो देख रहे हो मेरा, उस सहन के अंदर वो आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। बस तुम्हें इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। वो जैसे गिड़गिड़ाए, जैसे रोए, जो भी करे, बस इसलिए कह रहा हूँ फैसला कर लो, कहीं ऐसा ना हो उसके रोने, उसके गिड़गिड़ाने पे तुम्हारा दिल कमज़ोर हो जाए। सोच लो। उसने कहा हुजूर, मैं 3-4 दिन के बाद, चौथा दिन आज आपके पास आया हूँ, 3 दिन मुसलसल सोचता ही रहा हूँ, अपने दिल को मजबूत करके आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मेरे दिल में भी रानी के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, नहीं, मैं उसको माँ से दूर नहीं करूँगा। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो एक जिन्नी है, जिनज़ादी है, लेकिन औरत को वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं उस बीवी को जिसकी वफ़ाएं हैं, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। बच्चों की माँ भी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इन दोनों में से क्योंकि एक का फैसला करना है, तो मैं उस माँ के, मेरे हाथ आगे जो हाथ जोड़े गए थे उससे डर रहा हूँ। उसको वापस जाना है अपनी माँ के पास। उसने कहा बैठो, फिर आज इसी सहन में बैठो, ये दायरा खड़ा करो और अल्लाह से मदद लेके इसको करो, आगे जो भी होगा उसको हैंडल कर लेना। उन्हें उसको अमल बता दिया। अब वो बैठ गया। जैसे ही पढ़ना शुरू हुआ तो उसके कानों ने पहली आवाज़ जो सुनी वो उसी रोती हुई रानी की आवाज़ थी, जो दूर से कहीं से आ रही थी कि रानी गिड़गिड़ा के रो रही है। और वो आवाज़ आहिस्ता 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 उसके करीब से करीब तर होती जा रही है, जैसे दूर से ही वो रोती हुई उसके पास आ रही है, आहो पुकार करती हुई आ रही है, और एकदम से उसके सामने आके खड़ी हो गई। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी का कहा था, मैं तुमसे शदीद प्यार करती हूं। वो बैठा पढ़ी जा रहा था, उसके कान ये लफ्ज़ सुन रहे थे कि मैं तुमसे शदीद प्यार करती हूँ, इतना प्यार, इतना इश्क, अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो गई हूँ। उस माँ को, जो मेरी माँ मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसकी कुर्बानी देने को तैयार हो गई हूँ अपने इश्क के हाथों मजबूर होकर, और तुम मुझे ही छोड़ने जा रहे हो।
खुदारा इस अमल को रोक दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, जैसा मुझसे कहोगे मैं वही करूंगी, बस इस अमल को रोक दो। क्योंकि अगर ये तुमने अमल कर दिया तो फिर मैं कभी सारी ज़िंदगी तुम्हारे करीब नहीं आ सकूंगी। मैं चाहूंगी भी तो तुम्हारे करीब नहीं आ सकूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाती हूं, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूं। लेकिन उसको पता था कौड़े खान को ये आगे नहीं आ सकती, वहीं खड़े होके ही गिड़गिड़ा सकती है। टाइम भी देखना, टाइम, वहीं खड़े होके गिड़गिड़ा सकती है, रो सकती है, मेरे करीब नहीं आ रही। उसका दिल अजीब सा हो रहा था, बट वो तहैया कर चुका था कि मेरा प्यार है, मैं इसको चाहना शुरू हो गया हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं चाहता ये अपनी माँ से दूर हो। इसकी माँ इसके बगैर नहीं रहेगी। अगर मैंने आज एक माँ से उसकी बेटी छीन ली अपने प्यार के लिए, तो हो सकता है मेरे बच्चों से भी माँ छिन जाए। मेरी बीवी का क्या होगा? तो वहीं पे खड़े खड़े रानी ने उसको कहा, जिसकी उसको तवक्को तक नहीं थी। उन्होंने कहा था चिल्ला देते हुए, बहुत कुछ होगा, उसका ध्यान करना। रानी ने कहा, मैं तुमसे अगर शदीद प्यार करती हूं तो इंतकाम भी ले सकती हूं। मैं अभी तुम्हारी बीवी को उठा के ले आऊंगी। तुमने जो मंजर देखा था पहली दफा, वो हकीकत पर नहीं था, वो असली मंजर नहीं था। वो तुम्हारे बच्चों को काट रहे थे, वो जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे थे वो असली नहीं था, हकीकत नहीं था। मैं अभी हकीकत में तुम्हारी बीवी को ले आऊंगी और मार डालूंगी तुमने अगर ये अमल ना रोका तो। ये बात उन्होंने भी नहीं बताई थी जिन्होंने उसको ये अमल, ये वजीफा दिया था कि रानी ये भी कह सकती है। उसने कहा, अब मैं तुम्हें कह रही हूं, मैंने तुमसे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत माफी मांगी, तुम्हारे पांव पकड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हो। तो फिर मेरे पास एक यही हल रह गया है, अगर मैं नहीं तुम्हारी जिंदगी में तो वो औरत भी नहीं रहेगी तुम्हारी जिंदगी में। मैं उसको ला के हकीकत में मार दूंगी, यहां पे उसकी गर्दन काट दूंगी। ये ऐसा जुमला था, ऐसा उसके दिल पे जाके लगा। पता नहीं उसको क्या हुआ कि उन्होंने कहा भी था सख्ती से इस चिल्ले के से बाहर ना निकलना। एकदम से वो अपनी जगह से उठा और उठ के चिल्ले से बाहर खड़ा हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि रानी भी नहीं समझ पाई कि वो ये हरकत करेगा, और एकदम से सामने खड़ा हुआ और कहा, मार, मुझे मार दे, मैं हूं ना फसाद की जड़, रोक दिया मैंने अमल। तू मेरी जो बीवी को मारने जा रही है ना, मुझे अपने हाथों से मार दे, जब मैं ही नहीं हूंगा तो फिर ना उसको टेंशन होगी ना तुम्हें टेंशन होगी। पता होगा ना दोनों को कि मर गया है, तुम्हें सुकून तो आ जाएगा ना, तो मारो मुझे। रानी इतना हक्का बक्का रहेगी। वो अभी धमकी सिर्फ दे रही थी, वो पता नहीं ऐसा करती या ना करती, लेकिन जिस तरीके वो उठ के आया तो रानी को लगा ये इतना अचानक हुआ कि वो भी संभल नहीं पाई और एक कदम पीछे हट गई कि ये इसने क्या किया है। उन्होंने कहा, लो, मैंने रोक दिया है, मारो मुझे, या फिर आज मुझे अपने हाथों से मार दो, या मुझे ये अमल मुकम्मल करने दो। बस तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, मैं निकल आया हूं, तो मुझे मार सकती हो। मेरी बीवी को क्या मारना है, मुझे मारो। तो मेरी बीवी को मार दोगे क्या, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। या मुझे मारो या मुझे मुकम्मल करने दो। रानी उसको खड़ी देखती रही, देखती रही, देखती रही। उसके आंसू अभी भी निकल रहे थे और वो रो रही थी। उसका चेहरा कौड़े खान का बहुत करफ्त था, वो पहलवान था, मासूम सा चेहरा लगता था, जो रानी को इस वक्त अजीब सा चेहरा था। ऐसा चेहरा जिससे लग रहा था कि वो खुद भी अजीब सा हो चुका है, शायद मरने के लिए तैयार भी हो चुका है। रानी को ऐसा महसूस हुआ कि वाकई उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है। अगर ये घड़ी अब उस पर आ गई, कौड़े खान पे, तो हो सकता है मैंने ना मारा तो गुस्से में वो अपने आप को मार दे। लेकिन वो अपने प्यार के साथ ये नहीं कर सकती थी। और कौड़े खान ने कहा, हाँ, तुम नहीं मारोगी तो मैं अपने आप को मार दूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं बगैर चिल्ला किए तुमसे आज हाथ जोड़ के कहता हूं, जो तुम मुझसे हाथ जोड़ के कह रही हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। और ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मुझे अपनी बीवी से भी प्यार है, मुझे तुमसे भी प्यार है। मैं एक आदमजाद हूं और तुम एक जिनजादी हो। मैं नहीं चाहता मैं आदमजाद हो के आगे किसी परेशानी का बायस बनूं या तुम्हारे लिए कोई परेशानी बने। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है,
इसी तरह मेरे बच्चे भी अपनी माँ से, जो मेरी बीवी है, बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों अपने प्यार के लिए दो ख़ानदानों को तबाह करने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, या मुझे मार डालो, किस्सा ही ख़त्म कर दो, या फिर चली जाओ, वापस ना आना। मैंने वो रोक दिया है। मुझे उन्होंने सख्ती से कहा था इसको मत रोकना, लेकिन मैंने रोक दिया है। मेरे हाथ जुड़े हैं, चले जाओ। तो कौड़े खान कहता है मेरी ज़िंदगी का ये खौफनाक मंजर था। रानी आगे बढ़ी है, मेरे बंधे हुए जो हाथ थे उस पे, हाथों पे उसने यूं अपने हाथ रखे हैं, मेरे हाथों को चूमा है, और उसके बाद रोती हुई, उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे, वो मुड़ी है और उसके बाद चली गई। उसने एक लफ्ज़ भी मुझे नहीं कहा, और मैं अपनी जगह पे खड़ा कांप रहा था, ये क्या हो गया। वो रानी चली गई है, यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। ऐसे आराम से चली जाएगी, लड़ेगी नहीं, धमकी नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, इतनी आसानी से चली जाएगी, ये मैं भी नहीं सोच सकता था। कि मैं अपनी जगह पे कुछ देर खड़ा रहा, कितनी देर खड़ा रहा कि मुझे भी नहीं पता लगा। वो हजूर जिन्होंने चिल्ला दिया था, वो चलते हुए बाहर निकले और कहा कौड़े खान अंदर आ जाओ। वो चली गई है, हाँ वो सचमुच की चली गई, अंदर आ जाओ। कहता मैं अपनी जगह पे बुत बना खड़ा रहा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। वो आए, मुझे बाजू से पकड़ा और लेके अंदर चले गए, और मुझे कहा वो तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती थी, वाकई तुमसे इश्क करती थी। तुम्हारी मरने का सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसको लगा कि अगर तुम ऐसी स्टेज में आ गए हो कि कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर सको, अपने आप को मार ना लो, तो वो वहाँ पे हड़बड़ा गई है, इसलिए तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब वो वापस नहीं आएगी। अगर कभी ज़िंदगी में वापस आई तो इस अंदाज में आएगी कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास जाओ। वो वहाँ से सुबह के टाइम रवाना तो हो गया अपनी बीवी बच्चों के पास, लेकिन आज वो इतना उलझा हुआ और टूटा हुआ शख्स था कि ज़िंदगी ने उसको ऐसे मंजर दिखा दिए थे, ज़िंदगी ने उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया था कि वो सब ख्यालों की दुनिया जो हकीकत पर मबनी थी, लगता ऐसे था कि ख्यालों की दुनिया है, वो सब जा चुकी थी। वो रोती हुई एक हूर परी सी, एक ऐसी शहजादी सी जो एक बहुत बड़े सरदार, जिन्नात के सरदार देव की बेटी थी, और वो इतना खूबसूरत रूप धार के आई थी कि अगर वो उससे शादी कर लेता तो शायद उसके गांव में उससे खूबसूरत कोई लड़की ना होती। बहुत कुछ उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे, लेकिन सर झुकाए वो अपने घर जा रहा था। उसकी बीवी नहीं जानती थी कि उसका शौहर किस अजाब से गुजर के आया है, क्या कुछ करके आया है, और ना ही उसने कभी अपनी बीवी को बताया, और खामोशी के साथ अपना वक्त अगला ऐसे गुजारा कि उसके बाद कहते हैं कि कौड़े खान को किसी ने बोलते हुए नहीं सुना। बहुत कम बोलता था, बहुत ज़रूरी बात होती थी तो करता था, वरना कम गो हो गया था, बोलना उसने छोड़ दिया था। सब पूछते थे, बीवी भी पूछती थी, तो कहता था नहीं बस अल्लाह से प्यार ज़्यादा हो गया है, बस अल्लाह की इबादत में रहता हूँ। तो अपना ज़्यादातर वक्त, कहते हैं कौड़े खान, अल्लाह की इबादत में गुजारता था। रानी चली तो गई थी, लेकिन उसके दिल में ऐसा नक्श करके गई थी, वो ऐसा टूटा, फिर अल्लाह से ही लगाव कर लिया। अपनी बीवी बच्चों से भी मिलता ज़रूर था, बैठता ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा वक्त इबादत में ही गुजारता। लोग उससे मिलते, कहते मेरे लिए दुआ करें, तो वो इतना कहता था मैं कोई पीर शकीर नहीं हूँ, मैं कोई तावीज़ देने वाला नहीं हूँ। लोग कहते दुआ कर दीजिए, तो वो कहता अल्लाह भला करेगा। दुआ भी ना देता, कहता अल्लाह है ना, अल्लाह करेगा, जाओ अल्लाह खुश रखे। वो पीर भी नहीं बना, बस इबादत करता रहा। उसने फिर एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन जिस दिन वो उस पीर के पास से जा रहा था, तो पीर उसकी सारी जिंदगी की कहानी को सुन चुका था, क्योंकि जिस वक्त वो उसको बाजू से पकड़ के लेके अंदर आ रहा था, जब रानी चली गई थी और वो गुमसुम सा खड़ा था, उसको अंदर लेके आया, तो उसको उसी पीर ने कहा, उसी अल्लाह वाले ने कहा, दिल के बोझ हल्का करो, खुल के मुझे सब बताओ, उस पूरी दुनिया का हाल बताओ। तो उसने वहां बैठ के उसको अपनी पूरी दुनिया का हाल बताया था। वो पीर था जो उस आमिल था, एक अल्लाह का नेक बंदा था, जो उस सारी बात से वाकिफ हो गया था। और कुछ अरसा अल्लाह की इबादत करते करते वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। तब उसी की बीवी उसी अल्लाह वाले पीर के पास आई थी, तो उसकी देखते ही उसने कहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, एक मेरे अंदर भी बहुत बड़ा राज है। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर तुमसे कितना प्यार करता था। तो वो बोली कहाँ प्यार करता था, वो तो हमें देखता तक नहीं था, बच्चों की तरफ नहीं देखता था,
उसको हमारी कहाँ परवाह। मैंने उसके प्यार में शादी तक नहीं की, वो मर गया, मैंने फिर भी शादी नहीं की, लेकिन उसने तो कभी मेरी तरफ बाद में देखा तक भी नहीं। तो वो मुस्कुराए और कहा, फिर सुनो वो तुमसे कितना प्यार करता था। तब उन्होंने वो सारी कहानी उसकी बीवी को सुना दी, और कौड़े खान की बीवी की आंखें खुली रह गईं कि वो कैसा शख्स था जो एक जिनजादी को ठुकरा बैठा उसके लिए, लेकिन उस पर इजहार नहीं किया और अल्लाह की तरफ लगाव लगा लिया। आज वो अल्लाह की तरफ लौट के जा चुका था। तब उसको उसके प्यार का एहसास हुआ। तो उस अल्लाह वाले पीर ने भी उसको कहा, मैं तुम्हें कभी ना बताता, तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कि तुम्हारी तवज्जो नहीं देता था, तुम्हें प्यार नहीं करता था वो जितना तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे प्यार में ही तो उसने उस जिनजादी को भी ठुकरा दिया था। और बीवी उस दिन रोती हुई अपने शौहर की कब्र पे गई और कई घंटे बैठ के उस कब्र से बातें करती रही। और कहते हैं उसकी बीवी भी फिर अजीब सी हो गई थी। जब कोई मिलने आता तो वो उनको कहानी सुनाना शुरू कर देती कि वो कैसा शख्स था। वो सबको कहानी सुनाती थी कि उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या किया, और लोगों तक ये कहानी फैलती रही। लेकिन कौड़े खान जा चुका था। रानी वापस आई, उसे मिली, उस इबादत के दौरान उससे मुलाकात हुई। कोई भी नहीं जानता था। जितना वो कहानी उस पीर को, उस अल्लाह वाले को बता के आया था, उतना ही सब जान चुके थे। आगे क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं था। ये थी कौड़ी खान की कहानी, एक शहर में मुब्तला करने वाली कहानी, जो मैंने आपको, लंबी हो गई, पार्ट 3 हो गए, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसी बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं इंशाल्लाह जो वक्त के साथ मैं आपको आगे सुनाऊँगा। तो बस आज अनाउंस करूँगा जल्दी से। नंबर आपको पता है, हमेशा बोलता हूँ, आज नहीं बोलूँगा, 00923136655500। इस नंबर पे आप मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और माह रमज़ान है, चल रहा है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है। कोई अगर मदद करना चाहे, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, किसी को पूरा पूरा राशन लेके दे रहे हैं। ज़िंदगी, क्योंकि आगे ईद भी आनी है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सिर्फ खाना पीना नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। तो हम किसी को पैसे और किसी को राशन दे रहे हैं। आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं तो यही जो मैंने नंबर बताया है, इसी नंबर पर कैश लिख दें या हेल्प लिख दें, नहीं कैश लिख दें, आप CASH कैश लिख दें, तो मैं समझ जाऊँगा। मुझसे रब्ता करें तो आप हेल्प कीजिए, इंशाल्लाह आपकी मदद उन लोगों तक पहुंच जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।